नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के अवसर पर। वर्ष 2009 में रंग भेद के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए नेल्सन मंडेला की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला वर्ष घोषित किया था। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका गांधी कहा जाता है। एक असाधारण व्यक्तित्व जिन्हें एक करिश्माई नेता के रूप में हम जानते हैं। मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में एक मसीहा के रूप में पूजा जाता है। वो एक ऐसे करिश्माई नेता थे जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि किस तरह से एक साधारण इंसान अपने कड़े परिश्रम, समर्पण और साहस के साथ एक युग को या सामाजिक परिवर्तन के लिए किस तरह से सफलतापूर्वक एक आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है। 18 जुलाई 1918 में जन्मे नेल्सन मंडेला 95 वर्ष की उम्र में 5 दिसंबर 1913 को उनका निधन होता है। अपने इस 95 वर्ष के जीवन काल में अधिकांश समय उन्होंने जेल में बिताया, आंदोलन में बिताया। मिशनरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के 2 विश्वविद्यालयों से कला में स्नातक परीक्षा पास की और बाद में उन्होंने विधि में अपनी डिग्री की उपाधि पूरी की। 9 वर्ष की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया था। हालांकि उनके पिताजी को भ्रष्टाचार के एक आरोप में अपनी सेवाओं से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन नेल्सन मंडेला को यह कहा गया कि उनके पिताजी ने मजिस्ट्रेट के अनैतिक आदेशों की अवहेलना की, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में पिता का साया सिर से उठ जाना किसी भी बालक के विकास के लिए एक बहुत बड़ी क्षति भी हो सकती है या क्षति होती है। नेल्सन मंडेला थेम्बू वंश के एक तरह से सदस्य थे। गांव में उनका बचपन बीता। गांव में बचपन बीतने के कारण, गांव में अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत करने के कारण वे अपनी उस गांव की सांस्कृतिक परंपराओं से भी कहीं जुड़ते हैं। अपने जीवन में उन्होंने खेलकूद में हिस्सा लिया और बॉक्सिंग का भी उनको शौक था। नेल्सन मंडेला शिक्षा को एक बड़ा हथियार मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा वह हथियार है जिसमें दुनिया को बदलने की ताकत है। अपनी दृढ़ता, जिद और विश्वास के कारण उन्होंने अपना सपना पूरा किया। उनका सपना था नस्लवाद और रंगभेद को समाप्त करना, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही यह कर दिखाया। उनका यह भी मानना था कि जब तक कोई काम शुरू नहीं किया जाता है तब तक ही वह असंभव प्रतीत होता है। एक ऐसे दृढ़ निश्चय और संकल्प के धनी नेल्सन मंडेला को आज दुनिया भर में याद किया जाता है। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जेल से उनकी रिहाई के 5 वर्ष बाद प्रकाशित होती है, और उनकी इस आत्मकथा में उनके पूरे जीवन की वह संघर्ष गाथा प्रस्तुत की गई है, अभिव्यक्त की गई है। नेल्सन मंडेला को अक्सर महात्मा गांधी के साथ याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इस रंग भेद की पीड़ा को भुगता था। जेल में रहते हुए मंडेला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था और उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। इसीलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उस अहिंसा के बल पर अपने उस सपने को पूरा किया। मंडेला ने अपने जीवन काल में चौकीदार के रूप में काम किया, क्लर्क के रूप में काम किया, और इसी नौकरी के दौरान उन्होंने रंग भेद की इस यातना को सहा और उनका युवा मन विद्रोही हो उठा। उनके इन्हीं संघर्ष के कारण वर्ष 1993 में उन्हें डी क्लार्क, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हीं के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन दोनों ने यह पुरस्कार साझा किया था। इसके पूर्व 1990 में भारत के
सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया और किसी विदेशी नागरिक को यह पहली बार सम्मान नेल्सन मंडेला को प्राप्त हुआ। यूं तो उन्हें अपने जीवन काल में 250-300 से अधिक पुरस्कार मिल चुके थे, लेकिन उसमें प्रमुख पुरस्कार भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार के साथ साथ पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान और सोवियत लेनिन पुरस्कार जैसे भी मिले हैं। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष तक जेल में रहते हैं और जेल प्रवास के दौरान भी वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 1962 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 1964 में उम्र कैद दे दी गई और उन्हें रोबेन आइलैंड में जेल में बंद कर दिया गया था। वस्तुतः यह जेल शुरू में 17वीं-18वीं शताब्दी में जो कोढ़ के मरीज होते थे उनको रखने के लिए, पागलों को रखने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह जेल सैन्य प्रशिक्षण की स्थली बनती है और वहां की सेना ने उसे अपना स्टेशन भी बनाया था। सैन्य स्टेशन के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया था। वर्ष 1961 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इसमें राजनीतिक कैदियों के साथ साथ सजा याफ्ता कैदियों को भी रखने की व्यवस्था शुरू की। यहां रहने वाले कैदियों से कठोर श्रम कराया जाता था। उन्हें कई तरह के कार्य करने पड़ते थे, जिसमें कोयला खदानों में काम करने से लेकर के बाग बगीचों की साफ सफाई, भेड़ों की देखभाल, समुद्र से सीपियां एकत्रित करना, जलाने के लिए लकड़ियां काटना आदि अनेक तरह के काम थे। नेल्सन मंडेला को भी कठोर श्रम की सजा दी गई, लेकिन उसके बाद भी उनका साहस और धैर्य कम नहीं हुआ। रोबेन आइलैंड दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर से करीब 8-9 किलोमीटर दूर है और 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह रोबेन आइलैंड अब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। प्राकृतिक दृष्टि से बेहद खूबसूरत यह जगह दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया है। राजनीतिक कैदियों के लिए 1991 में और सजा याफ्ता कैदियों के लिए 1996 के बाद यह जेल बंद कर दी गई। इस समय यह एक तरह से इनएक्टिव जेल है और पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में दर्शनीय स्थल है। तो रोबेन आइलैंड प्रतीक है उस मानवीय पीड़ा, व्यथा, परेशानी आदि पर किस तरह से मानवीय संवेदनशीलता, मानवीय भावनाएं विजय प्राप्त कर सकती हैं। रोबेन आइलैंड प्रारंभिक दौर में जहाजों के आने जाने के लिए एक स्टॉपिंग पॉइंट के रूप में उपयोग में लाया जाता था। पहले डच और फिर ब्रिटिश सत्ता ने इसे एक दंड कॉलोनी या पीनल कॉलोनी के रूप में स्थापित किया। यह जेल अधिकतम सुरक्षा वाली जेल के रूप में मानी जाती थी। नेल्सन मंडेला को रिवोनिया ट्रायल के तहत गिरफ्तार किया गया था। रिवोनिया जोहान्सबर्ग का एक उपनगर है। यहाँ लिली लीफ नाम का एक फॉर्म है जहां नेल्सन मंडेला अपने साथियों के साथ रहे थे। नेल्सन मंडेला ने एक रसोइये का छद्म वेश धारण कर लिया था और इस तरह से वो पुलिस को चुनौती देते रहे। और वहीं यह वस्तुतः अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का एक कार्यालय था जहां इनकी सारी योजनाएं बनाई जाती थी रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष के लिए। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ली थी और बाद में उसका एक सशस्त्र युवा विंग स्थापित किया था और इसी सशस्त्र युवा विंग की जो बैठकें हैं वो इस फोरम पे होती थी। और यहाँ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफ्रीका के सदस्यों की, उन क्रांतिकारियों की, नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे उन सेनानियों की मीटिंग्स आदि होती रहती थी। ऐसे दौर में यह स्वाभाविक था कि पुलिस उनके पीछे पड़ती। 1956 में मंडेला को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1961 में यह रिहा हो गए थे।
इसी बीच 1960 में शार्प विले आंदोलन में पुलिस की कार्यवाही में 69 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध के बाद नेल्सन मंडेला ने एक सशस्त्र विंग स्थापित की थी। 1962 में इन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया और यह गिरफ्तारी एक खेत में की गई थी जहां वे छद्मवेश में छिपे हुए थे। 1964 में रिवोलिया ट्रायल के तहत नेल्सन मंडेला और अनेक क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा दी गई। 1950 के आसपास जब नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिलने लगी। जेल में गिरफ्तार होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 1990 में उन्हें रिहा करना पड़ा और रिहा होने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन की दिशा में उन्होंने प्रयास किए। 1994 में उनके प्रयासों का यह प्रतिफलन था कि अफ्रीका में बिना नस्ल और बिना रंग के आधार पर सभी को मत देने का अधिकार दिया गया और उस लोकतांत्रिक चुनाव में 1994 में ही नेल्सन मंडेला भारी बहुमत से दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। उन्होंने नस्लवाद के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विशेष काम किए। दक्षिण अफ्रीका के चहुमुखी विकास की दिशा में उनके प्रयास सराहनीय रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक संबंधों को भी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। नेल्सन मंडेला के प्रयासों से ही मई 1996 में दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान को स्वीकार किया गया। इस प्रकार नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन काल में जिस तरह से नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया, उसने दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक व्यापक परिवर्तन की आधारशिला रखी। आज 18 जुलाई का दिन एक ऐसे ही असाधारण प्रतिभा संपन्न अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है। आइए इस अवसर पर ही हम संकल्प लें कि पूरी दुनिया में रंग भेद को समाप्त करने के लिए पारस्परिक वैमनस्य और कटुता के भाव को भुला करके हम एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर गांधी और नेल्सन मंडेला का जो एक सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए कहीं संकल्पबद्ध और प्रयत्नशील हो, ताकि ये पूरी दुनिया समृद्धि और खुशहाली के दौर में प्रवेश करे। उस महान नेता को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।